हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि ओम। What is the brand of happiness we are looking for? Ice, यानी infinite, continuous, everlasting happiness। और उसको हम पाने का प्रयास कई बार करते हैं किसी और का जीवन जी के, या अपना जीवन किसी और से जीने के लिए हम अपेक्षा रख के, पर समझ में आता है कि एक दूसरे की मदद हो सकती है पर एक दूसरे का जीवन जिया नहीं जा सकता। मदद करने में भी कभी जो हमारा अहंकार है वो बीच में आ सकता है, जिसकी वजह से हम मदद ले भी नहीं पाते और कभी दे भी नहीं पाते। और इस प्रकार के अहंकार को छोड़कर विनम्रता भाव से लेना देना यदि हम सीख जाएं तो वही एक प्रकार से सुखी जीवन का रहस्य हो सकता है। फिर हमने ये भी विचार किया कि ये जो जीवन है उसमें तीन जो पहलू हैं उसके, 3 facets ऑफ लाइफ, अवेयरनेस, नॉलेज और हैप्पीनेस। और उस चीज़ को हम ढूंढने का प्रयास जो करते हैं उसमें एक्शंस आर इनएविटेबल। एक्शंस तो हमें करने ही हैं और उस एक्शन के द्वारा सुख मिले ही ऐसा कोई पक्का नहीं है। तो एक्शन के बारे में भी थोड़ा सा हमने कल विश्लेषण किया। तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के कौन से एक्शन हैं? हाँ, कर्तव्य और काम्य, कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म। उसमें से काम्य कर्म हमने देखा कि हम जितना भी करते जाएं उसका कोई अंत होता नहीं है, और जितनी इच्छा पूर्ति होती भी है उसमें जो सुख की प्राप्ति हो कम होती जाती है, बढ़ती नहीं है, और इच्छाओं का अंत कभी भी नहीं होता। तो दूसरी ओर हमने देखा कर्तव्य कर्म में जो जो हमें करना है उसको हम करते जाएं तो जो करना है उसकी मात्रा कम होती जाएगी, टू डू लिस्ट हमारा कम होता जाएगा। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि हम में खुशी बढ़ती है। पर वहाँ एक प्रॉब्लम है जिसको हमने कल विचार नहीं किया था, उसको छोड़ दिया था वहीं पर, और वो ये है कि एक टू डू लिस्ट पूरी हो जाए उतने में दूसरी लिस्ट तैयार हो जाती है रोज की रोज। इसके बारे में हमने कल बात की नहीं थी। इसी के लिए ये एक बात जो हमने कहा कि कोई भी एक्शन जब करते हैं तो उसके पहले उसके साथ एक नॉलेज होना जरूरी है। हाँ,
ज्ञान पूर्वक जब कर्म होता है, और कोई भी कर्म हो ज्ञान पूर्वक ही करना पड़ेगा। हमें जानना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब, कितना, और फिर उसको करना होगा, तो ही वो संभव है। तो ज्ञान के बिना तो कर्म संभव ही नहीं है। कर्तव्य में भी मुझे पता होना चाहिए। और कर्तव्य के बारे में हमने विचार किया था कि कर्तव्य यानी जो करना है, पर मैं क्यों करूं? क्योंकि मेरा संबंध दुनिया के साथ, लोगों के साथ एक प्रकार का संबंध है, और उस संबंध के साथ जुड़े हुए कर्तव्य है। जिस दिन वो संबंध चले जाते हैं, मेरा कर्तव्य भी उसका कर्तव्य चला जाता है। इसीलिए हमेशा हमारे जो डिस्क्रिप्शन जो कहते हैं उसमें क्या कहते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिपेंडेंटली किसी की नहीं होती, कोई रोल प्ले करते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी साथ में होती है। मैं कौन हूं उसके आधार पर मेरे कर्तव्य भी निर्धारित होंगे। तो यदि मैं पुत्र हूं या पुत्री हूं तो फिर माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य होंगे। वो कैसे कर्तव्य होंगे उसका फिर हम विचार कर सकते हैं। हम जानते हैं जैसे मैं कोई भाई या बहन हूं तो मेरे भाई बहनों की तरफ मेरा कोई कर्तव्य होता है। तो मैं कौन हूं उस पर निर्धारित होता है कि मैं क्या मुझे करना चाहिए, और वो करना चाहिए वो भी कैसे करें, हाँ, किस प्रकार से करें। कर्तव्य तो करना है, पर कैसे करें, उसके पीछे का एटीट्यूड, उसका भाव क्या होना चाहिए, हाँ, कैसे करना है, हाँ, समर्पण के भाव से। और समर्पण किसको करना है? अपने आप को, हाँ, अपने आप को करके करते हैं हम, पर कुछ मुझसे ऊंचा, कुछ ज्यादा व्यापक कुछ हो, समथिंग हायर दैट आई डेडिकेट टू। इट कुड बी माई कंट्री, इट कुड बी गॉड, इट कुड बी गुरु, इट कुड बी माई पेरेंट्स, इट कुड बी द सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग ग्रेटर देन मी। इट शुड नॉट बी जस्ट आई एंड माई, मैं और मेरा परिवार, बस उतना ही मेरा ऑल्टर ऑफ डेडिकेशन होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कर्तव्य करेंगे, उसका फल भी मिलेगा हमको, पर वो ऑर्डिनरी ऑल्टर ऑफ डेडिकेशन में ऑर्डिनरी रिजल्ट ही मिलेगा, ऑर्डिनरी सुख मिलेगा जो सीमित होगा, आइस नहीं मिलेगा। तो यदि असीम सुख चाहिए तो हमें कोई ऑल्टर भी इतना ही ऊंचा पसंद करना होगा, डेडिकेशन भी ऐसा ही होगा। और हमने देखा कि जैसे जैसे वो ऑल्टर बड़ा होता है उतना ही हमारा इंस्पिरेशन भी बढ़ता है, उतनी ही हम में शक्तियां भी आती हैं, और उतना ही सक्सेसफुल भी हम होते हैं, और उतनी ही खुशी भी मिलती है। वी सॉ दैट, वी टुक एग्जाम्पल ऑफ ओलंपिक्स। मैं सिर्फ वो याद दिला रही है, सब रिविजन चल रहा है अभी तक, हाँ। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि जब हम कर्तव्य की बुद्धि से और जो डेडिकेशन के साथ हम करते हैं, किसी ऊंचे आदर्श को समर्पित करके जब करते हैं, तो उसके फल स्वरूप जो भी मिलता है उसमें ऑटोमेटिकली हमारा एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो ये तीन चीजों को ही, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, डेडिकेटेड टू अ हाई ऑल्टर एंड एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स चीयरफुली, इन तीनों को मिला के ही बोलते हैं क्या? कर्म योग। ये सब देखा हमने कल। तो अगर इसको संस्कृत में बताना है, बिकॉज इट इज इजियर, संस्कृत टर्म्स आर वेरी इजी। कर्तव्य कर्म परफॉर्म्ड विथ ईश्वर अर्पण बुद्धि, यानी ईश्वर को अर्पण करने की भावना से, उस भाव से। ईश्वर की जगह पे आप राष्ट्र अर्पण बुद्धि कर दो, गुरु अर्पण बुद्धि कर दो, जो भी, एनी हाई ऑल्टर वी कैन पुट, पर ईश्वर अर्पण बुद्धि इज व्हाट आवर स्क्रिप्चर्स टॉक अबाउट। तो कर्तव्य कर्म परफॉर्म्ड विथ ईश्वर अर्पण बुद्धि एंड रिजल्ट्स रिसीव्ड विथ प्रसाद बुद्धि। तो कर्तव्य कर्म प्लस ईश्वर अर्पण बुद्धि प्लस प्रसाद बुद्धि इज इक्वल टू कर्मयोग। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्मयोग। कर्मयोग का इक्वेशन क्या है? कर्मयोग इज इक्वल टू कर्तव्य कर्म प्लस ईश्वर अर्पण बुद्धि प्लस प्रसाद बुद्धि। इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द वर्ड्स, हमको उसका अर्थ पता है, हाँ, ठीक है। सो नाउ हम जब इस प्रकार डेडिकेटेड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में लगे रहते हैं तो उससे क्या होता है? एक तो हमारे टू डू लिस्ट कम होते हैं, हाँ, बाई चांस कुछ नहीं भी हो पाया, हाँ,
हमारा एजिटेशन लेवल यूजुअली होता है उससे कम होगा, वो मानते हैं हम। मान लीजिए हम 10 चीज़ें करना चाहते हैं, 8 ही कर पाए, 2 रह गए, हाँ, टू डू लिस्ट में बच गया कुछ, पर हमारा जो काम करने का तरीका क्या है, कर्तव्य कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कर्म करते हैं तो जो न कर पाने का जो एजिटेशन है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। रिजल्ट आउटकम जो भी मिला उसमें भी हमारी कंपैरेटिवली डिस्टर्बेंस कम होगी। डू वी अग्री दिस? तो डायरेक्टली हम उसमें देख सकते हैं कि हमारा जो हैप्पीनेस कोशेंट है थोड़ा सा ज्यादा तो हो ही जाता है, इसी से हो जाता है। हाँ, पर जैसे हमने विचार किया कि पर वो एंड कभी नहीं होता। देयर इज नो मोमेंट वेयर वी हैव नो ड्यूटीज टू परफॉर्म। हमको कर्तव्य के बिना कोई एक क्षण भी नहीं है। एवरी मोमेंट वी हैव समथिंग और द अदर टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अभी बैठे हैं, बोले अभी क्या कर्तव्य है, अभी हम क्या बन के आए हैं? बिकॉज कर्तव्य किस पर निर्धारित है? मैं कौन हूं। अच्छा, आज क्या बन के आए हैं? श्रोता, लिसनर। तो यदि श्रोता बन के आए हैं तो क्या है कर्तव्य? सुनना। वो सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता जो सुनता है, दूसरा होता है सोता, हाँ? वो भी हमको पता है, और तीसरा होता है सरोता। सरोता यानी हाँ, हर बात को काटता रहता है, ये तो नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है, ये तो पता है मुझे, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। सरोता, वो सुपारी काटने वाला होता है ना, सरोता, ऐसा। हाँ? तो श्रोता, सोता, सरोता। तो हमको सोता सरोता नहीं बनना है, सुश्रोता बन के आए हैं। तो मैं कौन हूं? श्रोता हूं। तो मेरा कर्तव्य क्या हो गया? सुनना। हाँ, और एक चीज जो करना है वो एक कर्तव्य है, और दूसरा जो नहीं करना है वो दूसरा कर्तव्य है। हाँ, कि मैं श्रोता बन के बैठा हूं पर पीछे बैठ के थोड़ा फोन चला लेता हूं, या फिर आसपास में कुछ खुसुर खुसुर करने लगता हूं। हाँ, तो वो मेरा कर्तव्य, वो नहीं करना भी मेरा कर्तव्य है। Certain things I have to do, certain things I should avoid. Both come under duties. तो हम हमेशा हर क्षण कुछ ना कुछ तो हमारा कर्तव्य होता ही है। There is never a time when there is no कर्तव्य। और कर्तव्य में टू डू लिस्ट रहता ही है हमेशा। तो बोले तो फिर कब हम पहुंचेंगे वो जगह जहां पर हमें कुछ ना करना पड़े? कैसे पहुंचेंगे? हाउ विल वी रीच दैट स्टेट वेयर वी से कोई प्रेशर नहीं है, किसी प्रकार का कंपल्जन नहीं है, कोई बंधन नहीं है कर्म का, मैं मुक्त हूं। तो यानी आई एम हैप्पी ऑल द टाइम। इज देयर सच अ स्टेट पॉसिबल? तो अब हमें थोड़ा सा विचार आज करना है, जो कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि मैं कौन हूं, उस पर ही मेरा कर्तव्य निर्धारित होता है। तो क्या मैं जानता हूं मैं कौन हूं? ये सवाल हमने पहले दिन से उठाया है कि क्या मैं जानता हूं उसे। सो दिस इंक्वायरी इज टेकन अप इन आवर स्क्रिप्चर्स, इन आवर उपनिषद्स, कि कौन हूं मैं? तो बोले क्या कौन हूं मैं? शंकराचार्य जी पूछे कस तुम, कौन हो तुम? हाँ? तो बोले कौन हो तुम क्या? हाँ? मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूं और मैं ये किया है, ये करता हूं। अरे तुम्हारा नाम मैंने नहीं पूछा, कितने साल के हो मैंने नहीं पूछा, मतलब ये तो तुम्हारी उम्र है, वो तो मैंने नहीं पूछा। तुम्हारा कर्म क्या है वो भी मैंने नहीं पूछा, तुम्हारी उपलब्धियां क्या है वो मैंने नहीं पूछा, तुम्हारा परिवार कौन है वो मैंने नहीं पूछा, तुम कौन हो? तो क्या ये सब मैं नहीं हूं? सिंपल लॉजिक, वेरी वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल लॉजिक। हाँ, वो हमारे जो शास्त्र है ना, दे बिलीव इन किस। हाँ, किस मतलब क्या? कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल। दिस इज वॉट आवर उपनिषद्स बिलीव इन। हाँ, तो क्या स्ट्रेट क्या है? लॉजिक, सिंपल लॉजिक, हम सीधा सीधा बताएं तो ये क्या है? ये व्हाट इज दिस?
हाँ, कुर्ता है, हाँ कुर्ता है, पर ये कुर्ता शब्द जो है ना वो अधूरा है। ये मेरा कुर्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि नहीं? ये क्या है? हाँ, नहीं आपका नहीं, मेरा है। तो ये मेरा कुर्ता है, राइट? तो मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या ये कुर्ता मैं हूं? क्यों नहीं हूं? क्यों नहीं हूं? हाँ, जो मेरा होता है, दैट विच इज माइन इज नॉट मी। सिंपल लॉजिक, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या ये? हाँ, ये तो सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अच्छा ये क्या है ये? हाँ हाँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरी घड़ी है, खबरदार किसी ने इस पे नजर लगाई तो। हाँ, तो मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी। क्या मैं ये घड़ी हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा है, हाँ, वो मुझसे अलग ही है, मुझसे अलग है, इसीलिए मेरा मेरा बोलना पड़ता है। ओके, अच्छा अब ये क्या है? मेरा हाथ है, ओके, मेरा हाथ है, तो क्या ये हाथ मैं हूं? हूं? नहीं हूं। ओके, अब यहां थोड़ा सा रुकते हैं, हाँ, आगे बढ़ने से पहले। ओके, ये जब कुर्ता फटता है, यदि मुझे किसी को बोलना होता है कि मेरा ये कुर्ता फट गया, तो मैं क्या बोलता हूं? ये फटने का समाचार मुझे किसी को देना है, तो मैं क्या बोलता हूं? मेरा कुर्ता फट गया, या ये कुर्ता फट गया। ओके, हाँ, कभी ये मैं बोलता हूं मैं फट गया? बोलता हूं? हाँ, नहीं बोलता। कभी जल गया, हाँ, तो मैं बोलता हूं मैं जल गया? नहीं, ये मेरा कुर्ता जल गया। इसी प्रकार घड़ी, अभी घड़ी काम करना बंद हो गई मान लो, हाँ, चल रही है, डोंट वरी, हाँ, तो काम करना मान लीजिए बंद हो गई घड़ी, तो यदि घड़ी बंद हो जाए तो क्या ये मैं बोलता हूँ मैं बंद हो गया? हाँ, मैं क्या बोलता हूँ? ये घड़ी बंद हो गई, मेरी घड़ी बंद हो गई, हाँ, ये काम नहीं कर रही है। हाँ, पर कभी ये नहीं बोलते कि मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं बंद हो गया हूँ, ऐसा नहीं कहते। हाँ, हमारे घर में, हमारे घर के सीलिंग पे एक पंखा है, और वो हम स्विच ऑन करते हैं तो घूमता है। हाँ, तो क्या हमको कभी चक्कर आते हैं? हाँ, कभी मैंने पंखा चलाया, थोड़ी देर के बाद अरे ऑफ करो ऑफ करो, क्यों? बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्यों? इतना घूमूंगा तो क्या होगा? अरे मेरा पंखा है, मैं नहीं हूं, तो पंखा घूम रहा है, उससे मुझे कभी चक्कर नहीं आएगा। हाँ, ये हाथ, मान लीजिए कुछ चोट लगी, क्या बोलते हैं? मुझे चोट लगी। क्यों? क्यों? कुर्ते में नहीं कहते कि मुझे चोट हुई, मैं जल गया या मैं फट गया। घड़ी में नहीं कहते कि मैंने काम करना बंद कर दिया, पर जैसे हाथ पे कुछ लग गया तो मुझे चोट लगी। ये क्यों? वाई? बिकॉज इट इज द सेम। मेरा तो है ही ना, हाँ? मेरा हाथ, मेरा सर, मेरे पैर, मेरा पेट, मेरा पीठ, तो सब मेरा ही है। हाँ? अब मान लीजिए सब कुछ मिला के, हाँ, ये क्या है पूरा? हाँ, मेरा शरीर है। हम नहीं बोलते? हाँ, मेरा शरीर है ना, इट इज माई बॉडी। हम कहते हैं कभी हमको कोई बहुत मेहनत की हो और थक गए हो, और फिर हमको कहा जाए चलो थोड़ा और काम कर लो, अभी मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है, माई बॉडी विल नॉट कोऑपरेट एनी मोर। मतलब मुझसे अलग है कि नहीं? एंड दिस डीप इन विद इन वी नो, हमारा एक्सप्रेशन है, हम बोलते हैं ऐसा, मेरे शरीर में अभी ताकत नहीं है, मेरा शरीर अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है,
मुझे इतना डर लगा था कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, या इतनी ठंड लगी थी कि शरीर पूरा कांपने लगा। या तो हम क्या कहते हैं, अरे इसका शरीर तो पूरा तप रहा है, इतना बुखार है। हम जानते हैं, या मेरा ही हम कहते हैं, पर फिर भी यहाँ उसमें मैं का भाव तो है। और हम क्या कहते हैं, ये शरीर मैं हूँ, और फिर थोड़ा बहुत हमने इधर उधर कुछ ग्रंथ इधर उधर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, तो हम कहते हैं ये मैं हूँ और मेरे अंदर एक आत्मा है। वो कहाँ है? अच्छा अंदर है। अच्छा अंदर कहाँ है? ऐसा पढ़ा है कि वो हृदय के अंदर है। अच्छा, तो मुझे तो कार्डियक सर्जन बनना चाहिए और ओपन हार्ट सर्जरी करूँगा, मुझे आत्मा को देखना है। कहाँ है? अरे इतनी सर्जरियाँ की, एक भी बार आत्मा नहीं मिला, मतलब नहीं है कोई, घूमने गया था उस समय पे। तो हमारी समझ कभी कभी थोड़ी सी गलत हो जाती है जब हम इस बात को मान लेते हैं कि ये मेरा शरीर मैं हूं, और जब मेरा जो है उसको मैं मान लिया, तो जो मैं हूं उसको मुझसे भिन्न मानता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं ऐसा एक शरीर हूं जिसके अंदर कोई आत्मा है। अभी आप बताइए, हमारी ये केवल व्याकरण, वेदांत को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब व्याकरण की दृष्टि से कहो कि आत्मा शब्द का अर्थ क्या है। हिंदी में ही शब्द, संस्कृत शब्द है मूल, पर हिंदी में भी आत्मा शब्द का उपयोग तो करते हैं ना हम, आत्मविश्वास, आत्मकथा। तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? मैं, राइट? मैं, कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास, राइट? तो मेरी अपनी कहानी, उसको कहते हैं माई ओन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं। और मैं क्या बोलता हूं? मेरे अंदर एक आत्मा है। व्हाट इज दिस एब्सर्ड स्टेटमेंट इटसेल्फ? ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली भी देखें, इट इज लाइक आई एम दिस बॉडी इन विच देयर इज वन आई। ये क्या है? क्या हो गया तुमको? ठीक नींद आ रही है, सो जाओ थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकली भी इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं अपने आप को जो मेरा है वही मैं हूं, ऐसा जब मान लेता हूं, तो वहां आइडेंटिटी में गड़बड़ हो जाती है। और जैसे आइडेंटिटी में गड़बड़ हो गई, जैसे रोल में गड़बड़ हो गई, तो साथ साथ में उससे जुड़े हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी हम बंध जाते हैं, राइट? वॉट एवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर एसोसिएटेड विद दैट आइडेंटिटी और रोल, वो मुझ पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबने सपना देखा होगा, सोते हुए भी देखा होगा, कभी कभी ऐसे क्लास में बैठ के भी खो जाते हैं। कभी क्या होगा, इस देश का क्या होगा, कहीं खो जाते हैं। मैं 5 साल बाद ये करूँगा, ऐसा करूँगा। तो सपने सो जाते तब भी आते हैं, कभी कभी जागते हुए भी आते हैं। तो ये जो सपना जब देखते हैं, तो उस समय जो भी हमें अनेक प्रकार की चीज़ें अनुभव होती हैं, वो जो अनुभव होती हैं वो ऐसा ही लगता है ना कि मेरे साथ ही हो रहा है सब कुछ। वो सही सच लगता है ना, एकदम सत्य है जो हो रहा है। सपने में हम देखते हैं कि हम कहीं जंगल में चले गए और वहाँ जाके भटक गए रास्ता, अब पता नहीं कैसे वापस आना है। भूखे हैं, थके हुए हैं, प्यास लग रही है, ढूंढ रहे हैं इधर उधर, थोड़ा सा कुछ पानी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, और इतने में एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। घबरा गए, कांपने लगते हैं, भागने की इच्छा हो रही है, पर पैर कहते हैं अब भागने की कोई संभावना नहीं। इतने थके हुए हैं, इतने भूखे हैं, देख रहे हैं
कि अब वो शेर की जिस दिशा से आए उसकी उल्टी दिशा में थोड़ा 10 कदम तो चल के जाऊं। हाँ, पर जंगल में ये आवाज़ें कहाँ से कैसे सुनाई देती कुछ समझ में नहीं आता। वो जाते हैं और सीधा शेर वहाँ बैठा हुआ है, मैं देख रहा है मेरी ओर, मैं उसकी ओर देख रहा हूँ। हाँ, शेर को मैं पूछता हूँ, शेर क्या तुम मुझे खा जाओगे? हाँ, तो वो शेर मुझे देख के बोलता है, तुम बताओ, ये तो तुम्हारा सपना है। तुम्हारा सपना चल रहा है, तुम देख रहे हो मैं खाऊंगा कि नहीं, और तुम्हारा सपना चल रहा है, मैं थोड़ी हूं इसमें। हाँ, तो मैं भी क्या हूं? तुम्हारे मन की ही कल्पना हूं, जैसे तुम स्वयं भी हो। ये जो थका हुआ भूखा प्यासा जो बंदा है वो भी तुम्हारे मन की उतनी ही कल्पना है जितनी ये खूंखार शेर है। तो दोनों का लेवल ऑफ रियलिटी एक समान है और हमको लगता है कि ये सही में हो रहा है। हाँ, कब तक लगता है कि ये सही में हो रहा है? जब तक हम जाग नहीं जाते। जैसे ही हम जाग गए, एज सुन एज वी आर अवेक आउट ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड, व्हाट हैपेंस? ऐसे सपने से हम जब जाग जाते हैं तो क्या कहते हैं? हाश, थैंक गॉड। क्यों? सपना था, थैंक गॉड। हाँ, मतलब क्या? जब वो सपने में मैं शेर के सामने बैठ कर के डरा हुआ था, कांप रहा था और एनी टाइम खाया जाने वाला था, उस समय पे भी क्या कोई शेर था? क्या मेरा खतरा सत्य था? क्या मेरा डर सही था? क्या मेरी थकान सही थी? हाँ? क्या वो जंगल सत्य था? कुछ भी नहीं हो रहा था। उस समय पे भी कुछ भी नहीं था और जागने के बाद तो नहीं ही था। तो ना पहले था, ना उसके समय था और उसके बाद भी नहीं था, कभी भी नहीं था। पर थोड़े समय के लिए बीच में कुछ ऐसी कल्पना होने लगी और उस कल्पना को मैंने सत्य मानकर उससे पूरी तरह से प्रभावित होकर पसीने छूटने लगे। और जब मैं जागता हूं तब मुझे लगा थैंक गॉड ये सपना था। यानी मुझे पक्का पता है, कोई डाउट नहीं है कि ये थोड़ा सा भी सत्य हो सकता है। शायद ये शेर मुझे आके कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ भी थोड़ा भी डाउट नहीं। देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट। आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड कि इसमें से थोड़ा भी सत्य नहीं है। न शेर से खतरा, हाँ, कुछ भी नहीं है जागने के बाद। न मेरा डर है, न मेरी भूख है, न मेरा प्यास है। मैं इन सब से मुक्त हूं। तो what is separating the reality of the dream and the reality of wakefulness and realization of the falsity of the dream? क्या है जो सेपरेट कर रहा है? हाँ, जागना, राइट? जागना मतलब क्या? जब हम ये जागृत जो वेकिंग वर्ल्ड है उससे सो जाते हैं, मतलब when we become ignorant of the waking world, हाँ, जब ये जागृत जगत का जो हमारे मन में अभाव हो जाता है, उसका अज्ञान हो जाता है, तब क्या हो जाता है? सपना दिखता है। Being aware of the waking world, can we see a dream? Being aware, जागते हुए भी, सोने की जरूरत नहीं, जागते हुए भी जब हम इस दुनिया से खो जाते हैं तब जाके कुछ और सपना, इवन इफ इट इज अ वेकफुल ड्रीम, बट वी आर अनअवेयर ऑफ द रियल वर्ल्ड आउटसाइड एंड दैट्स व्हेन वी कैन ड्रीम। नहीं तो ड्रीम का एग्जिस्टेंस ही हो नहीं सकता, क्योंकि ड्रीम का एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन इज इग्नोरेंस ऑफ द वेकिंग वर्ल्ड। चाहे वो नींद के रूप में हो, चाहे वो जस्ट लैक ऑफ दिस अवेयरनेस।
बट वो ओझल होता है तब ये दिखता है। और जब हम जाग जाते हैं तो क्या होता है, वी बिकम अगेन अवेयर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट वो जो देखा था वो तो असत्य था, वो था ही नहीं कभी। उस समय पे जब दिख रहा था तब भी नहीं था और अभी तो नहीं है, और मैं जान गया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जो सही में है ये दुनिया उसको मैंने जान लिया, इसीलिए जो काल्पनिक दुनिया है वो मेरे उससे ओझल हो गई। मतलब उसकी याद है, सपना याद है हमको, हम सुनाते भी हैं कई बार लोगों को कि मैंने ये सपना देखा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम सुनाते हैं। पर कैसे सुनाते हैं? हंसते हंसते। पता है मैं सपने में ये दो प्रकार के सपने हैं जो बहुत कॉमन है। एक है जो हम एग्जाम में गए, एग्जाम लिखा और फेल हो गए, ये आया है हम लोगों को कभी? ये एक तरह का है जो कॉमन है, जो लोगों ने कहा कि हाँ ये आता है। और दूसरा एक है जहां हम लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट, समवेयर वी आर रीचिंग लेट। तो ये देरी हो जाना और फेल हो जाना, ये दोनों के सपने पता नहीं हमारे एक इंटरनली बहुत गहरी ये छाप है शायद कि ये दो सपने कई बार आते हैं। अब देखिए ये तो बहुत विचित्र चीज है कि जो सपने में तैयारी कौन कर रहा है परीक्षा की? मैं कर रहा हूँ। अच्छा, पेपर सेट कौन कर रहा है परीक्षा की? मैंने किया। हाँ, परीक्षा लिखने कौन जा रहा है? मैं। अच्छा, चेक कौन कर रहा है? मैं। रिजल्ट कौन अनाउंस कर रहा है? मैं। फिर भी फेल हो जाता हूं। सब मैं करता हूं फिर भी फेल हो जाता हूं। हाँ? तो ये विचित्र बात है। वो पूरा सपने का सर्जनहार मैं हूं, मैंने ही सब कुछ बनाया है। आई क्रिएटेड द होल थिंग एंड अल्टीमेटली आई फेल। So that is also possible. तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये जो सपना क्या होता है, अपने समय पर सत्य जैसा लगता है, पर जैसे ही उसमें से जाग जाते हैं, जब रियलिटी का ख्याल आ जाता है तो अपने आप वो जो सत्य लग रहा था वो अब असत्य साबित हो गया हमारे लिए। वो उसकी समझ हो गई कि ये तो था ही नहीं कभी। हाँ, अभी नहीं है, वो पहले भी नहीं था। So that is why I am relieved. नहीं तो मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैं सपने में देखा कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए और फिर कोई चोर आके चोरी करके चला गया और मैं जाग गया। अरे थोड़ा जल्दी जाग जाते, वो चोरी होने से पहले, पैसा मिलने के बाद और चोरी होने से पहले जाग जाते तो कम से कम पैसे तो बच जाते। इसका कोई मतलब है? आया वो भी कल्पना थी, गया वो भी कल्पना है, और उठने के बाद कहते हैं हाँ थैंक गॉड इट वॉज अ ड्रीम। दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर? क्योंकि अभी हम सिर्फ दृष्टांत देख रहे हैं, अभी सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। हाँ, दृष्टांत पूरा स्पष्ट हो जाए तो फिर सिद्धांत की ओर जाएंगे। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, द रियल नॉलेज ऑफ हु एम आई, और उसके बाद उससे कनेक्टेड हमारे सारे कर्तव्य वगैरह होंगे, रिलेशनशिप्स होंगे, कर्तव्य होंगे, और वो कर्तव्य का टू डू लिस्ट हम कैसे उसका अंत लाएं वही बात कर रहे हैं। ओके, राइट। सो ये स्वप्न का दृष्टांत और उसका पूरा संबंध, हमसे संबंध क्लियर है। नाउ कई बार, नाउ वी विल नॉट गो इन टू द ड्रीम स्टेट, अभी वेकिंग स्टेट का ही एक और दृष्टांत लेके थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद देन वी विल अप्लाई दीज थिंग्स टू द प्रिंसिपल। ओके, सो एक और वेकिंग स्टेट में मान लीजिए यहां आने से पहले, हाँ जस्ट थोड़ी देर पहले आपको कोई फोन या मैसेज आया और आपको बताया गया कि आपके कोई रिश्तेदार बीमार हैं और हॉस्पिटल में है। जस्ट आप आ रहे थे यहाँ, बस प्रवेश कर रहे थे, आपने देखा मैसेज में कि बीमार हैं और अस्पताल में एडमिट कर रहे हैं। ओके, अब अंदर अब आ गए तो प्रवेश किया, बोले चलो अब चिंता तो हो रही है,
दुख तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मैं पहुंच जाऊं, पर इतने किलोमीटर दूर हैं तो अब मैं कैसे जाऊं दूर, तो चलो कम से कम यहाँ सत्संग में बैठता हूँ थोड़ी देर, शायद मन थोड़ा शांत रहेगा, फिर उसके बाद हम जाके वी विल अटेंड टू दैट इशू ऑल्सो, ठीक है। तो हम यहाँ अब 1 घंटा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब वो उसकी इनकी चिंता चल रही है, चिंता चल रही है, चिंता चल रही है। ओके, उसके बाद ये 8 बजे पूरा हुआ, उसके बाद हमने आतुरता से फ़ोन देखा, क्या हुआ, फ़ोन देखा, एवरीथिंग नॉर्मल, आउट ऑफ डेंजर, नथिंग टू वरी, मैसेज, थैंक गॉड, हो गया। ओके, अब आप थोड़ा गौर से देख रहे हैं कि वो जो मैसेज आया था, जो आपने पढ़ा प्रवेश करते हुए, आपने कब प्रवेश किया? 7 बजे। ओके, 7 बजे आपने प्रवेश किया, उस समय पे जो मैसेज पढ़ा, अभी आप ध्यान देते हो कि वो कितने बजे भेजा गया था, और आपको पता चल रहा है कि दोपहर के 2 बजे वो आया था मैसेज। ओके, ठीक है। और जो 8 बजे आपने फिर से जब देखा और देखा कि एवरीथिंग आउट ऑफ डेंजर, नथिंग टू वरी, उसकी ओर आपने देखा तो वो कितने बजे भेजा था? 7:05 पर। ओके, तो 2 बजे मैसेज भेजा गया था, वो आपने पढ़ा 7 बजे। ओके, और फिर 7:05 दूसरा मैसेज के सब कुछ ठीक है, वो आपने पढ़ा 8 बजे। ओके, अब 2 से 7 बजे तक आपकी मनस्थिति क्या थी? हम बिल्कुल ठीक थे, देयर वाज नथिंग टू वरी, बिल्कुल मजे में थे। 7 से 8 हमारी मनस्थिति क्या थी? बिल्कुल चिंताग्रस्त। हाँ, उनके लिए चिंता, जेन्युइन चिंता, हमारा प्रेम है इसीलिए होती है चिंता, ठीक है, चिंता हुई। और फिर 8 बजे हमने फिर वापस चिंता से मुक्ति हो गई। ओके, नाउ ये जो मन में चिंता, दुख, ये सब जो था, उसका फैक्ट के साथ कितना संबंध है? 2 से 7 वॉज द डेंजर पीरियड, उसमें आप पार्टी कर रहे थे। 7 के बाद वॉज नो डेंजर पीरियड, उसमें आप चिंता कर रहे थे, राइट? तो जब फैक्ट वॉज के कुछ चिंताजनक परिस्थिति है, तब आपको कोई चिंता नहीं थी, और जहां चिंता छोड़ने की बात थी वहां पर आपको चिंता होने लगी। तो ये चिंता किसका विषय है? फैक्ट से उसका संबंध है, बाहरी दुनिया से संबंध है, या हमारे नॉलेज से संबंध है? आई वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर बोलते हैं ना, हाँ, 2 से 7 तक आई वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द वरीसम सिचुएशन। चिंताजनक परिस्थिति थी पर मुझे पता ही नहीं था, इसीलिए मैं उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। और सही में जब कोई चिंता की जरूरत ही नहीं थी, तब आई वॉज अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, तो मैं चिंता करने लगा। तो चिंता हैपेंस एज अ फंक्शन ऑफ आवर नॉलेज। चिंता या चिंता से मुक्ति, वॉट एवर, आवर मेंटल स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ आवर नॉलेज, आवर एक्सपीरियंसेस, वॉट वी एक्सपीरियंस, गुड, बैड, प्लेजरेबल, पेनफुल, ये सब जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इट इज ऑल अ फंक्शन ऑफ माई नॉलेज और इग्नोरेंस, वॉट एवर यू कॉल इट। इसीलिए सपने में भी क्या होता है? रियलिटी का इग्नोरेंस है, इसीलिए मैंने उसको रियलिटी मान लिया, और उसकी वजह से मैं उसको, जिसको रियलिटी माना उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही मुझ पे, तो डर भी लग रहा है, भूख भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है। और जब जागने के बाद रियलिटी का नॉलेज हो गया, तो जो इमेजिनरी था उसके प्रति वो जो उससे प्रभाव होना था, वो प्रभाव कुछ हुआ नहीं। उसमें कुछ लाभ हुआ हो तो भी उसकी खुशी नहीं होती जागने के बाद, उसमें कुछ नुकसान हुआ हो तो उसका दुख भी नहीं होता जागने के बाद। If we understand
this now. Shall we apply this to our waking experiences? हमारे जागते हुए जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इज इट रियल? इफ यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, हम कंक्लूसिवली अभी कुछ नहीं बोलते, ठीक है, पर इट मे नॉट बी रियल. थोड़ा सा एक विंडो ऑफ डाउट तो होता है. यदि हम इसको इंटेलेक्चुअली ये सब कॉन्सेप्ट्स को हम एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, तो हमको इतना तो समझ में आता है कि जो हमें लग रहा है, दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, शायद वो सत्य नहीं भी है. थोड़ा और इसको, ठीक है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेट अस ब्रिंग इट क्लोजर टू आवर बॉडी. आइडेंटिटी की एनीवे बात करनी है हमको. आइडेंटिटी ऑफ द बॉडी. हाँ, कोई हमको लात मारे, हाँ, कोई हमको लात मारे, तो हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस क्या होता है? एक, दर्द होता है, फिजिकल पेन, दैट्स वन. सेकेंड, वी फील इंसल्टेड एंड वी फील एंग्री. ये सब चीज़ें होती हैं. दीज आर ऑल आवर एक्सपीरियंसेस. किसी ने लात मारा, ये हुआ. अब आप मान लीजिए कि आप गहरी नींद में हो और आपके बाजू में कोई दूसरा गहरी नींद में है और वो उसने लात मारा. ना मारने वाले को पता है, ना खाने वाले को पता है. लेटे हुए हैं, वो पास में जो लेटा हुआ है, वो दो ओर से उसने लात मार दी और हमको लग गई. क्या सुबह उठ के उसकी चर्चा होती है? दोनों नहीं जानते. हाँ, अब मान लीजिए हम जगे हुए हैं, वो सोया हुआ है, वो गहरी नींद में है. मैं अभी सोया नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं लेटा हुआ हूं पर सो नहीं रहा हूं. वो अच्छे से सो गया है, अब उसकी लात लगती है. फिर तो क्या हमको गुस्सा आता है? पेन, यस, वी मे एक्सपीरियंस, बट एंगर क्यों? सो रहा है, उसको पता भी नहीं है वो लात मार रहा है. इसीलिए कई लोग ऐसे नाटक करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं. एक तरीका है. तो देखो कितना हम विचार करते हैं, हमारी नेटिव इंटेलिजेंस कितनी है, बट उसको हमें ये सब चीज़ों में, किसी से बदला लेने में, किसी से अकाउंट सेटल करने में, सोने का नाटक करके ठाप मार दिया हमने, हो गया. क्योंकि जागते हो तो नहीं कर सकते, पता है. तो पर है इंटेलिजेंस. सो द पॉइंट इज दिस थिंग डीप डाउन वी नो. अब वो जाग रहा है, वो उसको बहुत गुस्सा है और मैं अच्छे सो रहा हूं. जागने वाला आदमी सोने वाले आदमी को लात मारता है, गहरी नींद में है, उसको पता भी नहीं. हाँ, उसका क्या होगा एक्सपीरियंस? नथिंग. राइट. सो एक्सपीरियंस किसका हो रहा है? जाग रहा है जो उस रेल्म पे अवेलेबल है, द वन हु इज अवेलेबल एट द वेकिंग रेल्म ऑफ एक्सपीरियंस. वो जो वहां उपलब्ध है उसी को एक्सपीरियंस हो रहा है. जो उस रेल्म को जिसने छोड़ दिया उसको एक्सपीरियंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स है, फॉलो होते हैं कि नहीं वो नहीं पूछ रहे. रूल्स है. अच्छा, रूल्स है, वो किसको एप्लीकेबल होते हैं? सभी के लिए होते हैं. सभी के लिए होते हैं. हाँ, जो मानता है उसके लिए होते हैं. तो क्या वो मानने वाला फंक्शन है? मैं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानता, हाँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं. ऑल पॉकेट्स आर माई पॉकेट. आई डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने जेब से पैसे निकाले तो मुझे अरेस्ट कर लिया. बात इतनी कि दूसरे का जेब था वो. हाँ? तो मैं नहीं मानता इसका, तो कोई हो नहीं सकता कि मैं नहीं मानता इसीलिए मेरे लिए नहीं है, जो मानता है उसके लिए नहीं है, वो तो नहीं हो सकता.
अच्छा, सभी के लिए है क्या ये एप्लीकेबल? तो सभी के लिए कैसे हो सकता है? इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द वन हु हैज टू ड्राइव। वो रोड पे गाड़ी लेके ड्राइव करके जाना हो, उसके लिए एप्लीकेबल है। घर में बैठने वाले के लिए ट्रैफिक रूल्स का कोई मतलब नहीं है। हम बाहर ही नहीं निकलते तो क्या ट्रैफिक रूल्स? देयर इज नथिंग। वो जब बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी लेके बाहर रोड पे जाते हैं, तब ट्रैफिक रूल्स अप्लाई होते हैं, नहीं तो नहीं होते। तो रूल्स का बंधन किसको लग सकता है? द वन हु इज ड्राइविंग। द वन हु डज नॉट वॉन्ट टू ड्राइव, देयर इज नो बंधन। रूल्स हैं पर मेरे लिए नहीं है। वाई? बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इन टू माई कार, आई एम नॉट गोइंग ऑन टू द रोड। कोई किसी दूसरे देश में रहता हो तो क्या उसके लिए हमारे देश के नियम लागू होंगे? उसके लिए भी नहीं होंगे, क्योंकि जो यहां रहता है उसके लिए ये नियम है, बाहर रहने वाले के लिए वहां के नियम है, यहां का नियम कोई नहीं है उसके लिए। देयर विल बी अदर सेट ऑफ रूल्स, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बाइंड एनीबडी अदर देन अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अग्रीड? अगर उसमें कोई प्रोविजन होता है कि चलो एनआरए के लिए कोई प्रोविजन है, या फिर किसी और स्पेशल सिटीजन, लोकल, वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा सिटीजन? नहीं वो, अरे वो नहीं वो सब है, नेचुरलाइज्ड नहीं, उसको क्या बोलते, कोई एक, अरे वो अभी लॉ भी निकला था, 5 साल के बाद आके आप वो बन जाते हो इन सिटीजन, वॉट एवर, डजेंट मैटर, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द पॉइंट इज उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस जिस के लिए है उन्हीं को वो अप्लाई कर सकता है, उसी के लिए बाध्य है। जो उस दायरे से बाहर निकल गया है उसके लिए वो बाध्य नहीं है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? नाउ लेट अस थिंक, वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी हम सिर्फ उसी चीज को लेंगे, कर्तव्य कर्म को ही लेंगे, क्योंकि वो कर्तव्य कर्म से संबंधित हमारी चर्चा चल रही है। कर्तव्य किसके लिए है? हमने देखा कि जो हमारा रोल है उसके अनुसार कर्तव्य है। अब वो रोल प्ले करने वाला कौन है? मेरा संबंध किस किस से कैसा कैसा है, उसके अनुरूप मेरे कर्तव्य भी निर्धारित होंगे। तो मेरा संबंध किस किस के साथ है और मेरा कर्तव्य क्या है वो निर्धारित होगा, राइट? जैसे मेरी गाड़ी है तो मेरा कर्तव्य क्या हो जाता है? एक तो गाड़ी की देखरेख और दूसरा उसको चलाते हुए नियमों का पालन, करेक्ट? ये दो में बाकी बहुत डिटेल्स हो सकते हैं, पर ये दो मेन तो वो है कि गाड़ी का मेंटेनेंस हो और उस गाड़ी को चलाते हुए उसका जो भी नियम है वो नियमों का पालन, राइट? एंड कार इज व्हाट? माय कार। सिमिलरली इफ यू थिंक अबाउट द बॉडी, माय बॉडी, माई बॉडी, उसके प्रति मेरा माई बॉडी यानी संबंध तो हो गया, रिलेशनशिप तो हो गया। तो ये रिलेशनशिप में व्हाट विल बी माई ड्यूटी? मेंटेनेंस एंड फॉलो वट एवर रूल्स आर एप्लीकेबल टू द बॉडी व्हेन वी आर यूजिंग इट, सेम एज द व्हीकल, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए व्हीकल। तो ये शरीर के साथ मेरा संबंध है उस तरह। अब मेरा दुनिया में जितने भी संबंध हैं, वो संबंध किस माध्यम से हैं? वी वर बॉर्न, ऐसा कहते हैं। हु वॉज बॉर्न? हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। कब होता है? किसका होता है? बर्थडे किसका है? हम कहते हैं मैं इतने साल का हूँ, वो किसको इतने साल हुए हैं? गिनती कहाँ से शुरू होती है? When this comes out of the mother's womb, that's when the counting starts, right? And when this is finally buried or cremated, दूसरा डेट लग जाता है नाम के साथ, राइट? सो यात्रा तो इसकी चल रही है, संबंध सारे इसके माध्यम से हो रहे हैं, हाँ? पर मैंने जब तक इसको मान लिया कि यही मैं हूँ, हाँ,
तो तब तक सारे संबंध मुझे निभाने पड़ेंगे, क्योंकि वो संबंध मुझे बाध्य करते हैं. Like, if I consider myself to be a driver of the car, I have to follow the traffic rules when I am driving. When I consider myself to be the body, when I am using the body and relating to people through the body, all these relationships and the responsibilities I will have to take. उसमें कोई छुटकारा नहीं है, उसमें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, हमको करना ही पड़ेगा. But when I get the knowledge and understand, हम सिर्फ ये इनिशिएट कर रहे हैं आज, because this topic is by itself a very vast and subtle topic, but हम इनिशिएट कर रहे हैं. When I start getting more and more conscious about this is my body and this is not me, like this is my car and this is not me, तो जब वो मेरा होता है, और देखिए कार के साथ भी अटैचमेंट होता है कि नहीं होता है, उसके साथ भी आइडेंटिफिकेशन होता है. हाँ, यदि किसी ने टक्कर मारी तो कहते मुझे टक्कर मारी, बोलते हैं. हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे वी सी आवरसेल्व्स गेटिंग आउट ऑफ द कार एंड वी आर सीइंग दैट इज द कार एंड दिस इज मी. वो है ये, इसके साथ वो नहीं हो पाता है, थैंक गॉड, बिकॉज वी आर नॉट इन अ हरी टू एक्सपीरियंस दैट, एंड वी डोंट नीड टू बी इन अ हरी. But sitting in our car, can we not realize that I am not this car? Similarly, sitting in the body, why can't we realize I am not this body? But थोड़ा एक विंडो, जो डाउट का विंडो होता है ना, कि शायद मैं जो देख रहा हूँ, शायद मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है. शायद ये एक वर्जन है जो मैं देख रहा हूँ. शायद मैं जैसे देखना चाह रहा हूँ, मेरे संबंध जैसे उसके अनुसार मुझे दिख रहे हैं. So if we think about it, my identification with an instrument is what is creating the bondage of all these to-do lists. And I have to take all that responsibility till the time I am identified with the body. उसमें कोई छुट्टी नहीं है, लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, वही तरीका है. इसीलिए कर्मयोग, करने का तरीका क्या है वो बता दिया कर्मयोग. पर यदि मुझे छूटना है तो किससे छूटना होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छूटने का प्रयास ना करें, सही रोल को समझ ले. बस मेरी आइडेंटिटी ठीक हो जाएगी तो अपने आप जो ड्यूटीज है उसकी भी सही सही समझ हो जाएगी. अगर एक प्रकार के नियमों से मुझे छूटना है तो मेरी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी. मैं किसी दूसरे देश में चला गया तो उधर का रूल मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है. हमारे देश के फ्यूजिटिव्स हैं ना, कुछ लोग पैसा ले लेके भाग गए हैं. हाँ, अब वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग क्योंकि हमारा जुरिस्डिक्शन के बाहर है वो. दे मे बी नेगेटिव एग्जाम्पल्स इन सोसाइटी, बट फॉर वेदांता दे हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. कि मैं यदि उस आइडेंटिटी से ही डिसोन कर लिया, मैंने अपने आप को दूर कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रभाव है वो मुझे कुछ नहीं कर सकता. आई विल नेवर बी बाउंड. देन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट ड्यूटीज, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट टू डू लिस्ट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट बॉन्डेज. सो देन हैप्पी लिविंग, वो तो हैप्पी ही है फिर. व्हाट मोर? So the path also, till we get that clarity of identity and we are able to get established in our real identity, हमारी असली जो पहचान है, हमारा जो स्वरूप है, उसमें स्थित होने तक कर्मयोग हमारे लिए रास्ता है. और वो कर्मयोग ही धीरे धीरे हमें वो स्वरूप में स्थिति भी करवाने में मदद करता है. That is why this knowledge is required. And when I get this knowledge, what is that Swarup? I'll just touch upon as just a piece of information because we have limited time. Then we will. So, वो स्वरूप क्या है? तो we talked about living क्या है? 3 aspects ना, awareness, knowledge and happiness. This अब आप awareness of something होता है, knowledge about something होता है, एंड हैप्पी बिकॉज ऑफ समथिंग होता है. अब ये बाद के वर्ड्स को निकाल दो. अवेयरनेस,
absolute. Knowledge, absolute, not knowledge about something. And not happy because of something, but happiness per se. That, where that existence, it's not an existence of an object, just existence, satta, consciousness, that knowledge, that ability to know, consciousness by itself, the illuminating principle, and happiness by itself, that is called my true identity, which is absolute. It is not relative. और जब relative नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली रोल नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है. हाँ. तो देन वी डोंट हैव टू से हैप्पी लिविंग, वी से इट इज हैप्पीनेस. थोड़ा सटल है, बट दिस इज द ट्रूथ. Whether we like it or not, whether we understand it or not, whether we accept it or not, whether we know it or not, this is the truth. मैं नहीं मानता, ओके, मत मानो, कोई बात नहीं. किसी के मानने ना मानने पर थोड़ी कोई सत्य आधारित होता है. सत्य तो अपने आप खड़ा है, हमारी मान्यता पर वो आश्रित नहीं है. बट दिस इज द ट्रूथ. सो द मोमेंट आई गेट आइडेंटिफाइड इन, गेट सीटेड इन माई ट्रू आइडेंटिटी, दैट इज व्हेन आई रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैप्पी लिविंग. सो सिंपल एक्शंस फॉर हैप्पी लिविंग है. सो वी क्लोज ईयर. भगवान की असीम कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के सहयोग से वी कुड हैव दिस 3 days ऑफ ब्यूटिफुल सत्संग, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू 2G. अभी 4G 5G का ज़माना है, बट स्पिरिचुअली हमको सिर्फ 2G की ज़रूरत है, गॉड एंड गुरु. 2G. So we are eternally grateful to them, and of course gratitude to all of you जिन्होंने इसका आयोजन और इसके श्रवण में भी भाग लेकर इसको सफल बनाया. एंड हमारे देश में हमारी सांस्कृतिक एक परंपरा है. हम कभी भी कोई चीज़ जब when we receive something, especially when it is knowledge, because हमारे देश का नाम इंडिया तो है, but there is one older name, we know that, आजकल बहुत फेमस हो चला है भारत. और अभी बहुत सारे रील्स भी देखे होंगे. भारत का मतलब क्या है? भा मतलब लाइट ऑफ नॉलेज, रत मीन्स वन हु इज रेवलिंग. जो भा यानी ज्ञान में, रत है यानी रमण कर रहा है. वन हु इज रिजॉइसिंग, रेवलिंग इन नॉलेज. एंड विच नॉलेज? नॉलेज ऑफ द सेल्फ. तो भारत, और हम भारतीय हैं तो हम ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं. तो ये जो ज्ञान जब हम पाते हैं तो हमारे हृदय में जो कृतज्ञता होती है, हमारे हृदय में वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है. तो दैट कृतज्ञता ऑलवेज wants to express in some way. So our forefathers, our rishis, उन लोगों ने इस चीज़ को पहचाना और कहा कि इसको एक एक्सप्रेशन कैसे दिया जा सकता है. तो हमारे पुराने ज़माने में गुरुकुलों में ये बात होती थी कि वो बच्चे पढ़ते थे और उसके अंत में वो जो कृतज्ञता व्यक्त करने के रूप में वो गुरुदक्षिणा अर्पण करते थे. और गुरुदक्षिणा 2 प्रकार की होती है. एक तो जो वो शिक्षण का कार्य हो रहा है उसको मदद करे, टू सपोर्ट दैट एक्शन. सो इफ देयर वाज अ क्षत्रिय चाइल्ड, वो कहते थे कि हम गुरुकुल का संरक्षण करेंगे, वी विल बी पेट्रनाइजिंग सच गुरुकुलास सो दैट
दे ऑल कैन फ्लरिश, उनको आर्थिक सहायता देना, ये सब. इफ देर इज अ ब्राह्मण, ही विल से आई विल कम एंड टीच, and or I will, wherever I go in my hometown, I will continue this tradition of knowledge. If there is a Vaishya, he will say that let me earn lot of money and give a part of it to the Gurukul so that they can also continue this kind of thing. So based on our abilities, हम उसको सपोर्ट करते हैं. तो इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, द फाउंडर ऑफ चिन्मय मिशन, ऑल्सो सिंस द वेरी बिगिनिंग वी हैव फॉलोड दिस एज अ वेरी वॉलंटरी गुरुदक्षिणा. गुरुदक्षिणा इज नेवर कंपल्सरी. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कल्चर ऑफ फीस एंड इंडियन कल्चर ऑफ गुरुदक्षिणा. फीस पहले लिया जाता है, गारंटी, कि फिर बाद में टिको नहीं टिको पता नहीं, क्योंकि हम भी जानते हैं अपनी क्वालिटी कैसी है. पर हमारी संस्कृति में क्या है, बाद में आपको कुछ इच्छा होती है, एंड इफ यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड इन एनी वे पॉसिबल, प्लीज डू जॉइन अस. सो फॉर दैट रीजन ओनली आपकी कुर्सियों पर देयर इज एन एनवेलप दैट हैज बीन placed. You all must have got. If you do not have, one of the volunteers will be able to hand over to you.